हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी में। आज हम 24 फरवरी के लिए जो हिंदी का पेपर हो रहा है यूपी बोर्ड में, हम उसके लिए आज 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानियाँ पढ़ेंगे। अगर आपने आपने अगर इन तीनों कहानियों को पढ़ लिया तो आपके एग्ज़ाम में इन तीनों कहानियों को तीनों कहानियों में से एक कहानी ज़रूर लानी है। और इस कहानी को मैं आपको ऐसा मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, इसे आपको समझाऊँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे होती है। अगर आपने इस कहानी को समझ लिया तो आपको के एग्ज़ाम में 100% मिल जाएगी आना, और आपके नंबर पक्के हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये इसमें जो कहानी है, ये इसमें कहानी है पंचलाइट की कथा वस्तु। उस सबसे पहले उसमें पूछता कथा वस्तु होती क्या चीज़ है। ठीक है ना, तो पंचलाइट की कथा वस्तु होती क्या चीज़ है, हम इस कथा वस्तु के बारे में जानेंगे। जो पंचलाइट जो कहानी लिखी गई है वो रेणु द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, किसके द्वारा? रेणु द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवार के साथ साथ अंचलित परिवार को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। इसमें जो एक गांव का परिवार है, मतलब जो गांव में रहने वाले हैं, उसे एक एक परिवार को सुंदरता के द्वारा उभारा है, मतलब गांव के लोग कैसे होते हैं। उसके बाद है पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से ग्रहण की गई है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट या पंचलेट कह के पुकारते हैं। पंचलाइट कहानी इसके ऊपर ही पूरी डिपेंड करती है, पेट्रोमैक्स के ऊपर, जिसे गांव वाले पंचलाइट या पंचलेट कहकर पुकारते थे। पंचलाइट या पंचलेट क्या होती है? ठीक है ना, गांव वाले से कहकर पुकारते थे, पंचलाइट या पंचलेट। ये इसके मध्य में ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों ने मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण जनजनित के आधार पर किस प्रकार टोक्यो में विभक्त हो जाते हैं, मतलब दो दो भागों में लोग वहाँ पर बट जाते हैं आपस में। ठीक है ना, उस परस्पर ईर्ष्या देश के भावों से भरे रहते हैं। इसका बड़ा ही जीवन अर्थयत रूप से कहानी में उभारा गया है। ग्राम ग्रामचाल के वास्तविक चित्रण की इस कथावस्तु का उद्देश्य है। ठीक है, ये क्या होगा, इसकी कथा वस्तु हो गई। इसकी कथा वस्तु भी कहानियों की पूछ ली जाती है, मतलब जो कहानी है, अगर मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगा ना तो कहानी द्वारा आप इसकी कथा वस्तु खुद भी लिख सकते हैं एग्जाम में। अब पढ़ते हैं हम पंचलाइट कहानी का जो पंचलाइट कहानी है उसका सारांश। क्या क्या पढ़ते हैं हम इसका सारांश पढ़ते हैं पंचलाइट कहानी का, तो इसका सारांश है कैसा। ठीक है ना, इस जो ये कहानी है, ये कहानी अगर आपने एक बार पढ़ ली ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। बस आपको ये नहीं है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या मास्टरमाइंड में से किताब में से पढ़ ली बिल्कुल लाइन टू लाइन लिख कर ही नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है, क्योंकि जो इसमें मेन पॉइंट है वो कहीं छूट ना जाए। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। रामनवमी के मेले में एक बार मोहट टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। क्या एक पेट्रोमैक्स खरीदा? इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे, जो जो 10 रुपये बच गए थे, उसमें पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। सबको पंचलेट आने की बहुत खुशी थी या प्रसन्नता थी। इस खुशी से कीर्तन का आयोजन रखा गया। इस खुशी मतलब उन्होंने एक कीर्तन का आयोजन रखा। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलेट देखने के लिए एकत्र हो गए, लेकिन प्रश्न यहाँ पैदा हुआ प्रश्न यहाँ पर पैदा हुआ कि जो कि पंचलेट है इसे जलाएगा कौन। ठीक है, क्या क्या प्रश्न पैदा हुआ?
जो कि पंचलेट है, इसे जलाएगा कौन? प्रश्न पैदा हुआ कि पंचलेट जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह क्वेश्चन नहीं आया था कि ये कैसे कैसे जलेगी, या इस मतलब ये कैसे काम करती है पंचलेट। पंचलेट कैसे काम करती है। उसके बाद है इसमें यह बात ये बात मतलब ये बात किसके दिमाग में नहीं आई थी। यह निर्णय हुआ कि पंचायत के एक आदमी की मदद से पंचलाइट नहीं जलवाई जाएगी। मतलब जो दूसरी पंचायत थी उससे ये लाइट नहीं जलवाई जाएगी, लाइट नहीं जलवाई जाएगी, चाहे वह बिना जले ही पड़ी रहे। आज किसी ने अपने घर में डिबरी या दिया भी नहीं जलाई थी। पंचलेट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए थे। जो पंचों के जो चेहरे थे वो उतर गए थे। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सभी धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। उन्होंने उस मजाक को सभी ने सहन किया। वहीं पर गुलारी काकी की बेटी मुन्नरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत के गोधन हुक्का पानी बंद कर रखा था। ठीक है ना। मुन्नरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेरी को बताई कि उसने ये बात किसे बताई, जो अपनी सहेली थी मुनीरी कनेरी को उसने ये बात बता दी अपनी सहेली को। ठीक है ना। कनेरी को। उसके बाद कनेरी को ये बात पता पड़ने के बाद उसने जो ये बात थी वो पंचों तक कैसे पहुंचाती है, अब उसके बारे में जानेंगे। कनेरी ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है ना। वो पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। उसे एंड में वहां पर बुला लिया जाता है। ठीक है ना। और बुलाने के बाद सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने पर गोधन पंचलाइट जलाने के लिए नहीं आया। आखिर गुलारी काकी गोधन के झोंपड़े में गई और उसे बनाकर ले आई। ठीक है। उसे बनाकर ले आई। गोधन ने पंचलेट में तेल भरा। तभी गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गारी का तेल की सहायता से पंचलाइट को जला दिया। उसने अपनी दिमाग की सहायता से उसे पंचलाइट को जला दिया। पंचलाइट जलने पर सभी लोग प्रशंसा की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल का मैल उतर गया। कीर्तनीय लोगों ने एक स्वर को महावीर स्वामी की जय ध्वनि की। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनीरी ने हस्तर भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहता है, तुमने जाति की इज्जत रखी है। तुम्हारे साथ खून माफ, खूब गाओ, सलीमा का गाना गाओ। ठीक है ना। वो उसके बाद है अंत में गुलारी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रण दिया। गोधन ने एक बार फिर से मुनीरी को देखा और दृष्टि से मिलते ही लज्जा के कारण मुनीरी की पलकें झुक गईं। ठीक है। झुक गई। जो कि आपकी कहानी थी पंचलाइट की, आपकी कहानी पूरी हो चुकी है। जैसे मैंने इसे पढ़ाया है ना, आपको बस इसे मतलब जो इसकी जो मेन पॉइंट चीज़ें हैं वो 4-5 नाम उसे एक जो कि कहानी है, सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं। ये एक कहानी किसके ऊपर है कि पेट्रोमैक्स से पंचलाइट के ऊपर है पूरी कहानी। अगर आप इसे एक या 2 बार अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये कहानी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी।
ठीक है ना। ये कहानी बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी आप सभी लोगों को। अब इसमें हमारी दूसरी कहानी है लाठी कहानी का सारांश। इसकी हम कथावस्तु आपको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन जो इसका सारांश है, अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपने सारांश समझ लिया तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। इस कहानी में कप्तान जोशी कोठियो सेंट्रोरियम के 3 नंबर के बंगले में दुगना किराया देकर स्वयं अपनी टीवी की रोगणीय पत्नी बानो के साथ रहता था। बानो से अत्यधिक प्रेम के कारण वह उसके पास ही रहता था। वह अपनी पत्नी बानो को देख सहज भाव से मुस्कुराता देख तथा उसे प्रशंसा करने की पूरी कोशिश करता था। मतलब उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। बंगाल के मरामंदे में पत्नी की पलंग के पास वह दिन भर कुर्सी डालकर बैठा रहता था। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर सर्च भारत और कभी समय देखकर दवाइयाँ देता था। पास में बंगाल में रहने वाले बड़ी तृष्णा और चावल से इनकी कबूतरों सी जोड़ी को देखे। ठीक है ना। जो जो इनकी जोड़ी है उनको देखे। ऐसी घातक बीमारी पर भी अपनी पत्नी की बड़े अत्यंत और सहन से सेवा करता है। ठीक है ना। क्या क्या करता है वो? अपनी पत्नी की सेवा करता है। कप्तान। ठीक है ना। विवाह के 2 वर्ष बाद ही बानो को भयंकर बीमारी हो गई। कप्तान दिन रात उसकी सेवा करता था उसके बेहद प्यार, मतलब बहुत प्यार करता। उसके माता पिता के पत्र आते आते कि यह भयंकर बीमारी है, उसे उसमें 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 बचकर रहो। उससे मतलब उसके माँ बाप उसके पास पत्र भेजते हैं, इससे मतलब इससे बीमारी है, इससे बचकर रहो। माँ ने रो रो कर पत्र लिखा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं, तुम अकेले हो। ठीक है, अकेले हो। कप्तान कप्तान पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने बानो की सेवा बहुत ध्यान से रखी। सीधा सीधा आपको ये लिख के आना, उसने अपनी पत्नी की सेवा बहुत ध्यान से की। ठीक है ना। सेंट्रम की भारतीय क्षण रोगियों ने पली भाभी अपने पति को कोसती और भला बुरा कहती। ठीक है ना। वह खुले मन से कप्तान की प्रशंसा करती। वह कहती कि एक मेरा पति है जो पी के धुत रहता और साल भर से देखने भी नहीं आया है। वो साल भर से भी देखने नहीं आया है। ठीक है। वह वह कप्तान से कहती, शराब कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है। ठीक है ना। और उसके बाद है बानो से विवाह के ठीक तीन तीसरे दिन बाद कप्तान को बरसा बरसा जाना पड़ा, बानो को छोड़कर। उसे असहनीय था। उसने बानो से पहली मुलाकात में ही उसका नाम पूछा था। जब उसने अपने नाम बानो बताया तो कप्तान ने मजाक में कहा कि यह तो मुसलमानी नाम है। ये तो मतलब जो ये नाम है ये तो मुसलमानों का है। यह सुनकर जब बानो की आंखों में झलक उठी तो कप्तान बोला, मैं तो तुमसे छेड़ रहा था। कितना कितना प्यारा नाम है। अभी बानो केवल 16 वर्ष की थी। वो मतलब उसकी उम्र कितनी थी? 16 वर्ष की थी। खिलौनों
सी बहू को कप्तान बहुत अधिक प्यार करता था। कप्तान 2 वर्ष बाद वापस आता है। इस बीच बानो ने साथ 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 नंदों के ताने सुने, भतीजियों के कपड़े धोए, ससुराल को होज बुने, पहाड़ सी नुकीली छातियों पर 5-5 से शेर उछड़ पीसकर बीड़ियाँ बना डालीं। उसने कहा गया कि तेरे पति को जापानियों ने कैद कर लिया है। जब वह कभी नहीं लौटा तो सास और चाची सास के व्यंग बाण उसके अंतर्मन को भेद देते। वह खु, वह वह खुलती गई और एक दिन क्षय रोग से पीड़ित होकर चरपाई पर पड़ गई। ठीक है, ये चरपाई पर पड़ गई। युद्ध से लौटकर दूसरे दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घरवालों ने चेहरे लटक गए और एक प्राइवेट बरमाद में लेटी बानो को देखकर कप्तान के होश उड़ गए। 2 वर्ष में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। अंत में उसकी नाजुक हालत देखकर डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दे दिया, कल की कमरा खाली करके मरीज को घर ले जाइए। उसने बानो से कहा घर नहीं, दूसरी जगह चलेंगे। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। दूसरे दिन नदी घाट पर बानो की साड़ी मिली। उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। कप्तान को जब लाश भी न मिली तो उसने वो समझ लिया कि बानो नदी में डूबकर मर गई। कप्तान का एक साल में ही दूसरा विवाह हो जाता है। 2 बेटों और एक बेटी उसकी पत्नी प्रभा से उसे दिए। कप्तान अब मेजर हो गया। पेशवाई के साथ बानो जब लाठी के रूप में मेजर को मिली तो मेजर उसे पहचान लेता है, लेकिन लाठी बोल नहीं पाती और न ही अपना अतीत उसे याद है। यहीं पर एक कहानी का अंत होता है। जो कि कहानी है, यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। ठीक है ना। अब आते हैं आपकी इस लाठी कहानी की कथा वस्तु क्या। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार तथा कथा लेखक शिवानी की यह लाठी कहानी एक घटना प्रदान करती है। कहानी की कथा वस्तु कथानायक कप्तान के जीवन में घटी की एक अत्यंत मार्मिक घटना को ग्रहण की गई है। घटना के अनुसार कथानायक कप्तान जोशी अपनी बीमारी पत्नी बानो का अत्यधिक प्रेम करते थे। टीबी की मरीज होने के कारण जब बानो जिंदगी के निराश हो जाती है तो नदी में डूबकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। कप्तान का यह मान लेना कि बानो डूबकर मर गई है, मगर वह बानो बाद में उसी लाठी बनकर मिलती है जब लाठी ने बोल पाती और न उसे अपने अतीत की कोई बात याद है। इस संक्षिप्त की कथा वस्तु को कथा लेखिका ने अपनी प्रभाविता से एक मार्मिक कलेवर ने पिरोया है कि मन के सभी तार संकृत होते हैं। ये आपकी दूसरी कहानी थी। ठीक है ना। ये आपकी दूसरी कहानी थी। कौन सी थी ये आपकी दूसरी कहानी? लाठी का मैंने आपको सारांश बता दिया और ये आपको इसकी कथा वस्तु हो गई। जो कि मैं आपको जो कहानी बस पढ़ा रहा हूँ, आपको इन्हें ध्यान से पढ़कर जाना। आपके एग्जाम में ये कहानी 100% आएंगी। ठीक है ना। अब इसमें एक और कहानी है लास्ट, बहादुर। वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है आपके एग्जाम में आने के लिए। अब आपकी ये तीसरी कहानी है। ठीक है ना, बहादुर कहानी। ठीक है ना। हम इसकी पहले कथा वस्तु पढ़ लेते हैं। ये थोड़ी हल्की है, इसलिए बीच वाली जो थी लाठी की वो थोड़ी हार्ड सी कथा वस्तु, इसलिए मैंने पहले आपको कहानी पढ़ाई थी। इसमें आपको बहादुर प्रसिद्ध कहानी
बहादुर प्रसिद्ध कहानी श्री अमराकांता द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक और चरित्र प्रधान कहानी है। इसकी कथा वस्तु आधुनिक मध्यमवर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता की ग्रहण की गई है। कहानी में यह बताया गया है कि आज के मध्यवर्ग परिवार स्वयं को समाज में उच्च वर्गीय को पृष्ठता व्यक्त दिखाने के लिए नौकरी रखते हैं। ठीक है, के वो क्या रखते हैं, नौकरी रखते हैं, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति इनकी मतलब इतनी नहीं देती, इजाज़त नहीं देती। परिवार में नौकर के आ जाने पर नौकरों के प्रति इनका व्यवहार कितना कितना असह्य और क्रूर हो जाता है कि वह मानवता की सारी हदें पार कर जाता है। ठीक है, मतलब एक वैसे सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जैसे हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो उसमें क्या होता है, मतलब जैसे हमारे यहाँ कोई भी नौकर आ रहा तो हम उससे ज़्यादा काम करवाते हैं, मतलब ये कर वो कर, मतलब एक वही कहानी इस पर डिपेंड करती है। ठीक है ना। ये अब उनसे कहानी को पढ़ते हैं, बाकी आप कथा वस्तु उसमें खुद पढ़ लेना। ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है कथा वस्तु। हाँ, अब हम इसकी कहानी देखते हैं। ठीक है ना, जो इसकी कहानी है बहादुर की, बहादुर कहानी का सारांश या कथानायक। दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का था जो इस कहानी का नायक, मतलब ये कहानी उसके ऊपर ही है। ठीक है ना, बहादुर के ऊपर। वह एक असहाय बालक था। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ उससे बहुत पीड़ती, इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक माता परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करता। गृह स्वामी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। ठीक है ना, क्या क्या थी वो, मतलब जहाँ पर काम करता था वो बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर मेहनत के कारण के कारण मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रखने से घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ रखने लगे। ठीक है ना, मतलब उनका सबला काम करने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता जाता इस वह खुश था कि हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत सी बन गई थी। निर्मला का बड़ा बेटा किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और मतलब शान शौकत रौब दाब में रहने का समर्थन था। उसे अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। यदि बहादुर उसके काम तनक से भी मतलब पूरे नहीं करता तो उस पर गालियां बरसाने लगता। ठीक है ना, उस मतलब उसे क्या करता, उसे बहुत सारी गालियां बकता बकता रहता था। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी सी बात पर बहादुर को पीटता भी था। पीटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर में कार्य मतलब थोड़ी देर बाद में वो खुद कार्य करने लगता। किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर ने इस गाली को ना सहन मतलब वो इस गाली को सहन नहीं पाया और उसका स्वामी वियन जाग गया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। जब वह निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा कहा बाबूजी भैया ने मेरे माँ बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, क्यों मतलब उसके माँ बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतनी कहानी वहाँ रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी, तभी उसने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर को रोटी सेंकना
बंद कर दिया, उसे रोटी खाना पीना भी उसका बंद कर दिया। अब घर की स्थिति यहाँ हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर को गलतियाँ और भूल भूल अधिक होने लगीं। मतलब जो 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 उससे गलतियाँ हैं वो और ज़्यादा होने लगीं। एक 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 रविवार को निर्मला ने रिश्तेदार अपनी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ निर्मला के घर पर मतलब घर पर आए। रिश्तेदार आने के बाद बातों बातों की जलेबी छिड़ने लगी। अचानक उसके रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे में अंदर भी छानबीन करने लगी। छुपने छुपने पर उसने बताया कि उसके उसके 11 रुपये खो गए हैं, जो उसने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। उसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया, मतलब बहादुर पर उन्होंने सबने शक किया कि ये पैसे बहादुर ने ही चुराए हैं। बहादुर से पूछा तो उसने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। उसने खूब खूब पीट भी मतलब वो पिट भी गया। फिर पुलिस को मतलब उसे धमकी दी बुलाने की, तो उसने फिर भी और जो निर्मला है उसने भी उसे बहुत डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए चुराए ही नहीं थे तो वो वह कैसे करता कि उसने कि रुपए उठाए थे। इस घटना के बाद से घर सभी सदस्य बहादुर पर संदेह संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसने कुत्ते की तरह दुकान दुख दुत्कारने लगे। मतलब उसे कुत्ते की मतलब जैसे कोई कुत्ता होता है उसे दुत्कारने लगे। उस दिन के बाद उसने बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर पहन के कपड़े जूते आदि सभी सामान छोड़कर वो अपने घर भाग जाता है। यही कहानी है बहादुर की, ठीक है ना। इन इन दोनों कहानियों में से मतलब जो मैंने आपको जो 3 कहानी पढ़े हैं, इन 3 कहानियों में से 2 ही कहानी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। सबसे मेन पंचलाइट या वो दूसरी है बहादुर, ठीक है ना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।